Hi बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहद और हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ क्लास 11th बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का पोर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक प्रीवियस क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फिनिश कर चुके हैं एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ मेजर पोर्शन हम अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या होती है और किन को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं बाय द स्पायरोमीटर और किन को हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से आपने टाइडल वॉल्यूम की बात करी थी, आपने इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी थी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी थी, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करी थी, डेड स्पेस की बात करी थी एंड बिसाइड्स हमने वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इन सारी चीज़ों के हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। तो अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के दीजिए और मैं नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग के टाइम पे उस चीज़ को थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम और टॉपिक है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो मतलब आज हम पढ़ने वाले क्या है बेटा, आज हम समझने वाले हैं दैट कैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा ऑक्सीजन एंटर करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर और क्यों ऑक्सीजन करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर हमारी बॉडी में एंड फिर कैसे बेटा रिटर्न में वापस जाके कौन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। बट ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक स्पेशल फिनोमेना को, जिस फिनोमेना को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के बीच में एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और बीकर के फॉर ये बीकर का ए वाला साइड है और ये बीकर का बी वाला साइड है, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल हम समझने के लिए मान लेते हैं कि इस बीकर के अंदर बेटा 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और इस बीकर के अंदर बेटा 30 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, बीकर ए के अंदर पानी ज़्यादा है और बीकर बी के अंदर पानी कम है, या अगर मैं अलग अल्फाजों में बताऊं, अलग वर्ड्स में बताऊं, तो मैं बता सकता हूं बेटा ए के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, एंड बी के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, कम है। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हुआ या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि दीवार के एक साइड में या मेम्ब्रेन के एक साइड में वाटर ज़्यादा है और मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में वाटर क्या है बेटा, कम है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि वाटर मूव करे, ठीक है, बिटवीन दीज टू बीकर्स, तो आपको क्या लगता है बेटा वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो ऑफकोर्स वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी बेटा, है ना। सो हम बता सकते हैं वाटर मूव करता है फ्रॉम इट्स हाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो मोलर कॉन्सेंट्रेशन बेटा। तो वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए मेम्ब्रेन। So this movement of water from high concentration to low concentration बेटा, इस movement को हम क्या बोलते हैं बेटा, this is called as diffusion, this is called as diffusion बेटा, है ना। या अगर हम पानी का डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली पानी के डिफ्यूजन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बीकर ए जो है बेटा, बीकर ए के अंदर ऑक्सीजन जो है फॉर एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है फॉर एग्जांपल 104 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी बीकर के अंदर मैं कार्बन डाइऑक्साइड देखूं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा फॉर एग्जाम्पल 40 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बीकर ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो बीकर ए के अंदर जब आपने देखा तो आपने देखा वहाँ पे ऑक्सीजन 104 है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। एंड अगर मैं बीकर बी की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल बीकर बी के अंदर मेरे को दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है बेटा वो 95 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा फॉर एग्जांपल वो 50 मॉलिक्यूल्स है। तो ये बीकर बी की बात हो रही है। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बीकर ए के अंदर कम है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बीकर ए के अंदर ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बीकर बी के अंदर क्या है बेटा, कम है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन कम है। सो दैट मीन्स बीकर ए एंड बी के अंदर ऑक्सीजन के लिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, बिकॉज ए के अंदर O2 ज़्यादा है, बी के अंदर O2 कम है। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ए में क्या है बेटा, कम, और बी में क्या है, बी में है ज़्यादा। तो अगर ये गैस डिफ्यूज़ करेगा तो डिफ्यूजन कैसे होगा, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम ए टू बी। तो ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ए में और कम है बी में। बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए। सो दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बेटा, इस मूवमेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ होगी बेटा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। आई होप डिफ्यूजन आपको समझ आ गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है बेटा, दैट इज पार्शियल प्रेशर। दैट इज पार्शियल प्रेशर बेटा। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी समझने की ज़रूरत है आपको। तो पार्शियल प्रेशर को जब हम डिफाइन करते हैं बेटा तो हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ, ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कौन कौन सा गैस होता है बेटा, एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एरिया हमारा एटमॉस्फेयर हो गया तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, या इसमें हमारे पास बाकी गैसेस भी। तो मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी गैसेस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एयर बोलते हैं। सो दिस इज एयर बेटा, है ना। एयर क्या है बेटा, एयर है मिक्सचर ऑफ ऑल दीज डिफरेंट गैसेस। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, फॉर एग्जांपल वो 30%, ऑल तो इतना नहीं है बट समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 30 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, एंड ऑक्सीजन जो है बेटा उसके 70 मॉलिक्यूल्स है, एंड नाइट्रोजन जो है बेटा उसके 100 मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल। हाँ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ये कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का ये कॉन्सेंट्रेशन है, एंड नाइट्रोजन का ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है बच्चा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन डाइऑक्साइड के ये 30 मॉलिक्यूल्स ऐसे में अगर बना दूँ, ऑक्सीजन के बेटा फॉर ये मॉलिक्यूल हम ऐसे बना देंगे, नाइट्रोजन के बेटा फॉर ये मॉलिक्यूल हम ऐसे बना देंगे। हमें एक चीज़ पता है बच्चा कि जो भी मॉलिक्यूल होता है, पर्टिकुलरली गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेट करते रहते हैं। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं, ये एक जगह नहीं टिके रहेगा, ये अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, तो ये अपनी पोजीशन हमेशा चेंज करते रहते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से, बिकॉज ये वेपर फॉर्म है। तो वेपर फॉर्म क्या होती है बेटा, अनस्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे। समझ आया। तो जब ये मॉलिक्यूल रैंडमली ऐसे इधर उधर मूव करते रहेंगे तो मूव करते समय बेटा फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल ए था, ये मॉलिक्यूल बी था, तो ये दोनों रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि ये मॉलिक्यूल ए किससे टकराए, बी के साथ टकराए, और जैसे बी के साथ टकराएगा तो बी अपनी दिशा बदलेगा, वो कहीं और जाएगा बेटा। समझ गए ना। तो जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं बेटा, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करेंगे। समझ आया ना। तो मतलब इस पूरे ईयर में बेटा क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, एक प्रेशर का प्रेजेंस होगा, जो हर एक मॉलिक्यूल बेटा दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करता है, अप्लाई करता है। अब इस पूरे प्रेशर में से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ना। ऑक्सीजन कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। नाइट्रोजन कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है। सो दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करेगा बेस्ड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑक्सीजन अप्लाई करेगा बेस्ड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जो नाइट्रोजन अप्लाई करेगा बेस्ड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन बेटा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। शॉर्ट में इसको पी से रिप्रेजेंट कर, जैसे PCO2 इज इक्वल टू 30 बेटा। बिकॉज 30 क्यों मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल 30 है, तो वो उतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे जितना उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा, है ना। फॉर एग्जाम्पल PO2 इज इक्वल टू 70,
जैसे PnO2 इज इक्वल टू 100 बेटा। सो दिस P रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा कि एक गैस इंडिविजुअली मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना प्रेशर अप्लाई करता है वो डिपेंड करता है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सो दैट प्रेशर अप्लाइड इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर बेटा, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, डिफ्यूजन क्या होता है एंड पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम से, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है इसको हम वन बाय वन स्टेप समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज होता कैसे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ तो सभी को पता है बच्चा, दैट जो भी हम एयर लेते हैं, जो भी हम हवा इनहेल करते हैं, तो वो एयर हम कहाँ से लेते हैं बेटा, वो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर की तरफ जब हम देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में हमको क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा एंड बाकी गैसेस भी मिलेगी। लेकिन रेस्पिरेशन में हम खाली किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटमॉस्फेयर की तरफ देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, बिकॉज हमें पता है बेटा एटमॉस्फेयर में भी गैसेस है, उनका भी अपना कॉन्सेंट्रेशन है और बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेंट्रेशन बेटा उनका भी अपना क्या होगा, एक स्पेसिफाइड प्रेशर होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अभी मैं खाली एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। तो एटमॉस्फेयर में जब हम देखते हैं बच्चा, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, सभी को ये पता है बच्चा। एंड इस 21% का जब हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं बेटा, जो हमने कैलकुलेट किया है, सो वो हमको मिलता है बेटा 159 mm ऑफ मेर्करी बेटा। ठीक है, क्यों, बिकॉज हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है बेटा एटमॉस्फेयर में, 21% होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बेटा हमको एटमॉस्फेयर में मिलता है 0.3 mm ऑफ मेर्करी बेटा। और ऐसा क्यों है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हमको एटमॉस्फेयर में मिलता है 0.03 या 0.04% के आसपास मिलता है। तो ये क्या है बेटा, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो मीन्स इसी कॉन्सेंट्रेशन से बेटा हम क्या लेने वाले हैं, ऑक्सीजन लेने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले हैं या कोई बाकी गैस लेने वाले हैं। क्लियर है ना। अब होता क्या है बच्चा कि जब आप हवा से या एटमॉस्फेयर से सांस अंदर लेते हैं, आपने हवा अंदर ली, तो दैट मीन्स बेटा आपने इनहेल किया। तो इनहेल आप किसे कर रहे हैं बेटा, इनहेल आप इस चीज़ को कर रहे हैं, PO2 को कर रहे हैं एंड PCO2 को कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने ये स्टेप नहीं लिखा है, तो हमने इस स्टेप को कंप्लीट कर दिया। तो हम इस चीज़ को बेटा, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, तो हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, हम इस चीज़ को इनहेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने लिखा है इनस्पायर्ड ईयर, मतलब जो हवा आप अंदर ले रहे हैं बेटा नाक से, फिर ट्राइकिया से, फिर लंग से, तो वो हवा के अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर जो होगा ना ऑक्सीजन का, वो होगा 159 mmHg जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होगा बेटा 0.3 mmHg। बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हम सांस एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और वो सांस सबसे पहले कहाँ आती है बेटा, सबसे पहले नॉस्ट्रल में आती है, फिर नेजल चैम्बर में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, समझ आया ना, फिर ट्राइकिया में जाती है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में जाती है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाती है, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में जाती है, फिर ऐसे ब्रोंक्यूल्स में जाती है, और आते 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 फाइनली वो कहाँ पहुँचती है बेटा, एल्वियोलाई में पहुँचती है ना। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देख रहे हैं कि जैसे ही आपने सांस अंदर लिया, तो आपकी सांस के अंदर क्या आया बेटा, ऑक्सीजन भी आया और कार्बन डाइऑक्साइड भी आया। लेकिन नॉर्मली हमको लगता है कि खाली ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसा नहीं है बेटा, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और नाइट्रोजन भी आता है, बट उसका इंपॉर्टेंस नहीं, तो इसलिए हम खाली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन जब आप सांस को ध्यान से देखेंगे तो उस सांस में बेटा ज़्यादा क्या है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बिकॉज पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कम होता है। अब जैसे ही आप इस हवा को इनहेल करेंगे ना, आप ध्यान से देखिए बेटा, एल्वियोलाई के पास पहुँचते पहुँचते ध्यान से देख लेना, एल्वियोलाई ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ये पूरे लंग का स्ट्रक्चर नहीं है, ये लंग के लास्ट हिस्से का स्ट्रक्चर बनाया है एनसीईआरटी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये हवा जैसे एल्वियोलाई में पहुंच गई, अभी तक ये एटमॉस्फेरिक ईयर थी, है ना,
फिर जैसे आपने इसको इनहेल किया तो ये पल्मोनरी ईयर बन गया। पल्मोनरी ईयर बन आगे बढ़ते 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 रेस्पिरेटरी ट्री को क्रॉस करते करते कहाँ पहुँचा, एल्वियोलाई में पहुँचा, इसलिए हम इसको एल्वियोलर ईयर बोलते हैं बेटा, है ना। अब एल्वियोलर ईयर में आप ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 आया, लेकिन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmg आया। अब ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, ध्यान से देख लेना क्या बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में। देखिए हम लेके आए थे क्या, हम लेके आए थे PO2 जो अंदर लाए थे ना, उसमें था 159 mmHg पार्शियल प्रेशर का, लेकिन जब ये एयर एल्वियोलाई पे पहुंचा तो इसमें खाली 104 mmHg दिखाई दे रहा है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अंदर लाए थे बेटा, हम PCO2 अंदर लाए थे 0.3 mmHg, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बेटा ये इंक्रीज हो गया और वो कितना बन गया, वो बन गया 40 mmHg बेटा। तो ये हुआ कैसे, इसको समझना है आपको पहले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एटमॉस्फेयर से 159 mmHg एयर इनहेल कर रहे हैं तो वह एल्वियोलाई में भी क्या पहुँचनी चाहिए, 159 ही पहुँचनी चाहिए। अगर आप एयर इनहेल कर रहे हैं बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है तो वह एल्वियोलाई के पास भी क्या पहुँचना चाहिए, 0.3 ही पहुँचना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब ये हुआ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है बच्चा, ये एकदम सिंपल रीज़न है कि मान लेते फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 159 को इनहेल किया, ये हमने इनहेल किया। अब इनहेल करने के बाद ये एयर डायरेक्टली थोड़ी एल्वियोलाई में आता है, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा बेटा, ये नॉस्ट्रल्स में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा बेटा, नेज़ल चैम्बर में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा बेटा, फिर ये जाएगा ट्राइकिया में, है ना, फिर ये जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर ये जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर ये जाएगा टर्शरी ब्रोंकाई में, है, फिर आगे जाएगा बेटा ये ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, फिर उसके बाद एल्वियोलर सैक, फिर उसके बाद एल्वियोलाई, है ना। अब हमने पढ़ा है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने डिटेल में रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ाया था, मैंने बोला था रेस्पिरेटरी ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन बेटा, याद आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है रेस्पिरेटरी जोन वो एरिया है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है और रेस्पिरेशन होता है। मतलब जब इनहेल्ड एयर जिसके पास 159 mmHg का ऑक्सीजन था, जब ये रेस्पिरेटरी जोन में पहुँचेगा ना तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे रेस्पिरेशन शुरू होगा। मतलब एल्वियोलाई में हम अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी हम रेस्पिरेटरी जोन में ही है। तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या शुरू होगा, रेस्पिरेशन शुरू होगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, ये एयर ऑक्सीजन को डोनेट करना शुरू कर देगा, मतलब ये ऑक्सीजन को देना शुरू करेगा टिश्यूज़ को बेटा, ये ऑक्सीजन दे रहा है और जैसे जैसे ऑक्सीजन देता रहेगा तो इस ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और बदले में इसको क्या मिलता रहेगा वापस, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिलता रहेगा बेटा। किस में, एल्वियोलाई में नहीं पहुंचा है अभी मैं खाली रेस्पिरेटरी जोन की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते बढ़ते बेटा जब तक कि एयर कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोलाई में पहुँचेगा, तो फाइनली एल्वियोलाई के अंदर बेटा हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है, वो 104 हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 40। बिकॉज आगे बढ़ते बढ़ते हम ऑलरेडी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं, डोनेट करना शुरू कर दिए हैं एंड वापस हमको बेटा क्या मिलना शुरू हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना शुरू हो गया। तो फाइनली ये एयर कहाँ पहुँच गई बेटा, फाइनली एयर एल्वियोलाई में पहुँच गई। यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं बच्चा, है ना। एल्वियोलाई को मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने बेटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करी थी और मैंने बोला था आपको बेटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 3 अलग अलग मेम्ब्रेन से बनता है, जिसमें एक ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन होता है बेटा, एक एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन होता है एंड उनका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बट ये मेम्ब्रेन उतना थिक नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन उतना मोटा नहीं होता है कि ये क्या कर सके, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज को रोक सके। ये बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है। सो बिकॉज ये पतला मेम्ब्रेन होता है और इस पतले मेम्ब्रेन के नीचे क्या पाई जाती है बेटा, ब्लड सप्लाई पाई जाती है, इसमें आसपास ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिन मेम्ब्रेन एंड थिन ब्लड वेसल्स जो आसपास में पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होगा वो आप समझ लीजिए ध्यान से, इधर ध्यान से देखिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, इसको समझ लेना है आपको।
ये आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को जब आप देखते हैं बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा ब्लड होता है, हमको ऑलरेडी पता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पहले याद रखेंगे बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के राइट साइड से बाहर आती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से बाहर आती है, और राइट साइड ऑफ हार्ट में खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड कैरी कर रही है बेटा, जो हार्ट से निकला हुआ ब्लड है, उसके पास भी कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड वेसल है जो हार्ट के राइट साइड या राइट वेंट्रिकल से बाहर आती है। पूरे राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी आर्टरी के पास भी कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब बिकॉज ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है बेटा, तो दैट मीन्स इस ब्लड के पास ऑक्सीजन भी होगा, इस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो जब हम इस ब्लड में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देख लेते हैं तो वो होता है बेटा 40 mmHg। पल्मोनरी आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। एंड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो होता है बेटा 45 mmHg, ठीक है, वो होता है 45 mmHg, ठीक है। तो ये किसका पार्शियल प्रेशर है, ये उस ब्लड का पार्शियल प्रेशर है जो हमारी बॉडी से जमा हुआ है। बॉडी से जमा होने के बाद बेटा वो हार्ट के राइट साइड में आया है, और राइट साइड में आने के बाद बेटा अब हार्ट उसको बाहर निकाल रहा है, और किसको दे रहा है, इस ब्लड वेसल को दे रहा है, जिस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं बेटा। और ये पूरा ब्लड कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिकॉज इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन क्या है बेटा, कम है। अब ध्यान से देख लीजिए, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के, ये हार्ट का राइट साइड है ना, ये राइट वेंट्रिकल है बेटा, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड से या हार्ट की राइट वेंट्रिकल पार्ट से बेटा बाहर आएगा, तो पहले ये राइट साइड में ऐसे जमा हुआ था, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था 45 एंड ऑक्सीजन था 40। फिर राइट साइड इसको पंप करेगा तो ये कहाँ आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में आएगा बेटा, तो ये आया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी कैसी ब्लड वेसल होती है, ये ऐसी ब्लड वेसल होती है बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। तो ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करती है बेटा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ऐसी ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, है ना। सो दैट मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ की तरफ जा रहा है, ये लंग्स की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुँचेगा, तो लंग्स के पास क्या है बेटा, लंग्स के पास एल्वियोलाई है। अब ध्यान से देखेंगे आप एक चीज़ बेटा, तो एल्वियोलाई में हमारे पास अभी क्या है, जो हमने हवा अभी अभी इनहेल करी है, उस हवा के पास ऑक्सीजन कितना है बेटा 104, और उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा 40। लेकिन जो इधर ब्लड में ऑक्सीजन है, इधर देख लीजिए, जो ब्लड में इधर ऑक्सीजन है एंड ब्लड में जो इधर कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, उसमें ऑक्सीजन कितना है 40। क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे PO2 कितना होगा बेटा 40 होगा, है ना। एंड इसी ब्लड में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, PCO2 कितना है बेटा 45 है। सो मीन्स कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एल्वियोलाई के कंपैरिजन में बेटा। एंड बट इसमें ऑक्सीजन कम है बेटा, किसके कंपैरिजन में, एल्वियोलाई के कंपैरिजन में। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ से जो PO2 104 ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे एंटर करेगा, ये इस पल्मोनरी आर्टरी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंटर करेगा, और यहाँ से निकलेगा कौन बेटा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कहाँ जाएगा, जो एल्वियोलाई में जाएगा। समझ आया ना। सो मतलब एक्सचेंज कुछ ऐसे होगा, ऑक्सीजन आएगा बेटा अंदर ऐसे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा बाहर बेटा ऐसे। समझ आया। सो मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ बेटा। और डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में हो रहा है। या डिफ्यूजन किसके आर पार हो रहा है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर रहा है बेटा ब्लड के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ब्लड से बेटा। सो ये पहली बार क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल कौन थी, पल्मोनरी आर्टरी थी। समझ गए ना। अब ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, जैसे जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे, तो अपोजिट में कौन अंदर आता रहेगा बेटा, अपोजिट में अंदर ऑक्सीजन आता रहेगा। तो क्या होगा बेटा, विथ
दिस ट्रांसपोर्ट या आफ्टर सम टाइम बेटा ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा बच्चा, इस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा होने लगेगा। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा बच्चा, तो इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, दिस ब्लड विल बी नाउ कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब यहाँ पे ये ब्लड कैसा था, यहाँ पे ये ब्लड बेटा डीऑक्सीजनेटेड था, बिकॉज इसके पास CO2 क्या था, CO2 ज़्यादा था, एंड O2 क्या था बेटा, O2 कम था। लेकिन हमने क्या किया बच्चा, हमने एल्विले से मदद लेके CO2 दे दिया एल्विले को, तो एल्विले के अंदर CO2 बढ़ेगा, फिर उसका क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। बट एट द सेम टाइम बेटा ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन एंटर कर रहा है इनटू द ब्लड वेसल्स। सो जैसे जैसे ऑक्सीजन ब्लड वेसल में एंटर करता रहेगा, सो बिकॉज ऑफ दिस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या बनेगा बेटा, ब्लड प्योर बनेगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनेगा बेटा। समझ आया ना। सो मतलब लंग्स के अंदर क्या होता है बेटा, एल्विलाई की मदद से लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा। समझ आया ना। अब जैसे पहले मैं एल्विलाई वाले पोर्शन को फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे एल्विलाई के अंदर क्या होने लगेगा, एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगेगा और ऑक्सीजन कम होने लगेगा बेटा। तो आप इस एयर को क्या करेंगे, इसको आप एक्सपायर करेंगे, मतलब इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे बेटा। तो ये हमारा एक्सपायर्ड एयर हो गया ना। तो एक्सपायर्ड एयर के अंदर हमें देखने को मिलता है बच्चा दैट एक्सपायर्ड एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर जब हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 116 mmHg, 116 mmHg बेटा, ठीक है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 16% के आसपास हो गया, ठीक है। एंड एक्सपायर्ड एयर के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, वो होता है 32 mmHg, 32 mmHg बेटा। तो लगभग 4% के आसपास होता है। मतलब जो आप एयर एक्सपायर करते हैं ना, जो एक्सपायर्ड एयर आपकी बॉडी का होता है बच्चा, सो उस एक्सपायर्ड एयर में भी ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन उसके कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, उसके कंपैरिजन में कम होता है बच्चा। समझ आया ना। लेकिन नॉर्मली हम इतना ध्यान से देखते नहीं, हमारे लिए इनस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, एक्सपायरेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन रियलिटी अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है बेटा, दोनों में क्या है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है और बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो रहा है बच्चा कि ये यहाँ पे आप और एक कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो इनएक्सपायर्ड ईयर में आपने लिया था 159, एक्सपायर्ड में आपने 116 वापस रिटर्न कर दिया, 16% रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे ले रहे थे बेटा 0.03 या 0.04%, यहाँ पे 32। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लेने के कंपैरिजन में वापस ज़्यादा निकल रहा है। तो एक्सपायरेशन ज़्यादा किसका होता है बेटा, लेने के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और इनएक्सपायरेशन बेटा देने के कंपैरिजन में किसका ज़्यादा होता है बेटा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। बिकॉज दे हम कम रहे, ले हम ज़्यादा रहे हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम अंदर कम ले रहे हैं लेकिन वापस ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए एक्सपायरेशन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा फोकस करते हैं और इनएक्सपायरेशन के लिए हम ऑक्सीजन को ज़्यादा फोकस करते हैं। बट रियलिटी में याद रखना है, एक्सपायरेशन हो या इनएक्सपायरेशन हो बेटा, दोनों में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हमने फाइनली क्या किया, हमने इनएक्सपायर्ड ईयर जो एल्विलाई में आया था, उस इनएक्सपायर्ड ईयर से बेटा हमने ऑक्सीजन बाहर निकाला। और वो ऑक्सीजन बेटा फाइनली कहाँ पे एंटर कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर रहा है। और जैसे जैसे बेटा वो ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ता रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड बेटा डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट किस में होता रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता रहेगा बेटा। यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं बच्चा। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बन रहा है ना लंग्स के पास, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा अब अलग एक ब्लड वेसल में जाएगा। दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वीन बेटा। याद रखेंगे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आर्टरी कैरी करता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मोस्ट बच्चों को पता ही होगा। आर्टरीज के पास क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड वीन्स के पास क्या होता है बेटा, वीन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बायोलॉजी में, और एक्सेप्शन इसका पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी बॉडी की एक ऐसी आर्टरी है बेटा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड पल्मोनरी वीन बेटा बॉडी की एक ऐसी वीन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी बेटा ब्लड लंग को देती है एंड पल्मोनरी वीन बेटा ब्लड लंग से लेती है, ये याद रखेंगे। तो जैसे ही बेटा ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से निकल के कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वीन में आएगा। अब पल्मोनरी वीन में जो ब्लड है ना वो हमें ऑलरेडी पता है बेटा, दैट ब्लड इज नाउ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड।
तो वो ब्लड ऑफकोर्स बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया बेटा। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें भी हमें आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, बिकॉज हम खाली इन्हीं दो गैसेस पे फोकस कर रहे हैं बेटा। तो पता चलता है हमें बच्चा कि इस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है बेटा वो है 95 mmHg। तो मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है बेटा सो वो है 40 mmHg। ध्यान से देख लीजिए हुआ क्या है यहाँ पे। तो अगर आप इन दो पेरिफेरीज को कंपेयर करेंगे तो जो लंग के पास ब्लड आया था बेटा, जिसको लेके पल्मोनरी आर्टरी आई थी, वो ब्लड डीऑक्सीनेटेड था। क्यों डीऑक्सीनेटेड था? बिकॉज उसमें ऑक्सीजन क्या था बेटा, कम। जैसे ही ऑक्सीजन बेटा एल्वियोलाई के, जैसे ही ब्लड एल्वियोलाई के पास पहुंचा तो एल्वियोलाई ने इस ब्लड को कन्वर्ट कर दिया बेटा इस वाले ब्लड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। यही तो वो ब्लड है ना, पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड इधर लाई तो इधर क्या हुआ बेटा, एल्वियोलाई ने इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन 45 से इंक्रीज होकर कहाँ पे पहुँच गया, 95 पे पहुँच गया। तो इंक्रीज ऑक्सीजन मतलब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया बेटा। लेकिन एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 45 था, लेकिन जैसे ही एल्वियोलाई के पास पहुंचा बेटा तो एल्वियोलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज किया और वो कहाँ पे पहुंच गया बेटा, 40 पे पहुंच गया। सो मतलब ये वो एरिया है बेटा जहाँ पे आपकी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होके क्या बनता है, ऑक्सीजनेटेड बनता है। प्यूरिफाई होने का मतलब उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं एंड ऑक्सीजन किसको देते हैं, ब्लड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, इसको हम बॉडी से बाहर एक्सपायर कर देते हैं बेटा। तो फाइनली आपकी बॉडी में अब क्या आ रहा है बेटा, आपकी बॉडी में अब पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो जैसे ही पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करेगी, लंग से कलेक्ट करेगी, तो ये पल्मोनरी वीन बेटा लंग से निकल के डायरेक्टली कहाँ पे आ जाती है, ये आ जाती है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। मैंने पहले ही बोला था बेटा राइट साइड का ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड, और लेफ्ट साइड का ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये आया बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा। तो आपको शायद रेड डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हो, बट मैं रेड डॉट्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। और फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, ये आया लेफ्ट एट्रिया में, है ना। ये हार्ट है बेटा, तो ये हार्ट का हो गया राइट एट्रिया, ये हार्ट का हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, और ये हो गया लेफ्ट वेंट, जो हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा ब्लड कहाँ पे है बेटा, हमारा ब्लड है लेफ्ट एट्रिया में। और कैसा ब्लड है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा। तो ये पहुँच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्शन से बेटा इस ब्लड को इस वाली ब्लड वेसल में भेजती है। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज आयोटा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज आयोटा। तो मतलब आयोटा के अंदर जो ब्लड आता है बेटा वो कहाँ से आता है, वो हार्ट के लेफ्ट साइड से आता है। और वो आयोटा वाला ब्लड कैसा होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg बेटा। क्लियर हो गया ना। अब आयोटा ये ब्लड वेसल है बेटा, और इस ब्लड वेसल का काम क्या होता है, ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में सप्लाई करती है बेटा। सो ऑल दोज ब्लड वेसल्स जो आयोटा से बनती है और बनने के बाद बेटा ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, इन ब्लड वेसल्स को हम सिस्टमिक आर्टरीज बोलते हैं। दीज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज सिस्टमिक आर्टरीज बेटा। तो अगर आप इस ग्राफ को अभी इधर से देखेंगे तो हमने लंग से लाया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन था 95, कार्बन डाइऑक्साइड था 40, है ना। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया में किसने लाया इसको बेटा, पल्मोनरी वीन ने लाया। तो लेफ्ट एट्रिया से पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने ब्लड को फेंक दिया बेटा किसके अंदर, इसने आयोटा के अंदर ब्लड को फेंक दिया, ठीक है ना। जब ब्लड आयोटा में आता है बेटा तो आयोटा पूरी बॉडी में फैल जाता है। आयोटा के छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, वो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करते हैं। सो उन सारी ब्रांच को या उन सारी आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरीज बोलते हैं बेटा। सो दैट मीन्स सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा ना, उसमें ऑक्सीजन कितना होगा 95, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। तो टिश्यू के पास जो ब्लड पहुंचेगा, मान लीजिए फॉर ये बॉडी का कोई भी ऑर्गन है या बॉडी का कोई भी टिश्यू है बेटा,
जब टिश्यू के पास ब्लड पहुंचता है तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 बेटा। यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं बच्चा, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए सो मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है फॉर एग्जाम्पल 95, ठीक है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड 40। अब होगा क्या बच्चा, होगा ये सिस्टमिक आर्टरीज बेटा अब ऑक्सीजन किसको देना शुरू करेंगी, ये ऑक्सीजन सेल्स को देना शुरू करेंगे, बिकॉज सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए बेटा। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, सेल इस ऑक्सीजन को यूज़ करती है बेटा ग्लूकोज को तोड़ने में। तो जैसे ग्लूकोज टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे निकल रहा है ना, ये सेल के अंदर क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा बेटा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगेगा। देयर विल बी अ एब्रप्ट राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स बेटा। सेल्स का कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा बिकॉज सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को बना रही है बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन बेटा, समझ रहे हैं ना। सो मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ने लगेगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होने लगेगा एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बेटा सिस्टमिक आर्टरी में क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, बिकॉज सिस्टमिक आर्टरी से हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और सेल को दे रहे हैं एंड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज सेल उस ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रही है बेटा, समझ गए ना। सो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये इन सेल्स के अंदर या इन सारे टिश्यूज़ के अंदर बेटा क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का चलो इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होके बेटा PCO2 इंक्रीज, मैं खाली टिश्यू का बता रहा हूँ, वो इंक्रीज होके बेटा बन जाएगा 58 mmHg, टिश्यू की मैं बता रहा हूँ बेटा। एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है बेटा PO2 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो वो डिक्रीज होके बेटा 20 mmHg होता है। ध्यान से देख लीजिए, मतलब जब आपका ब्लड टिश्यू के पास पहुँचेगा, टिश्यू के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, कम, वो है 20 mmHg बेटा, एंड टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा, वो कितना है बेटा 58 mmHg। तो क्या होगा आपके हिसाब से, बिकॉज ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर कम है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपकी ब्लड वेसल के पास कम है लेकिन टिश्यू के पास ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड वेसल में जाएगा। सो मतलब O2 बाहर निकल रहा है, CO2 अंदर जा रहा है। जैसे जैसे O2 बाहर निकलता रहेगा और CO2 अंदर जाता रहेगा तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा अगेन कन्वर्ट किस में होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा बेटा। सो मतलब आपके ब्लड का ऑक्सीजनेशन, ध्यान से देख लेना, आपके ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है बेटा, लंग्स में होता है, लेकिन आपके ब्लड का डीऑक्सीजनेशन कहाँ होता है बेटा, टिश्यूज़ में होता है, ऑर्गन्स में होता है या सेल्स के आसपास होता है। आपके ब्लड को ऑक्सीजन दिया जाता है लंग्स के पास, लेकिन आपके ब्लड से ऑक्सीजन लिया जाता है कहाँ पे बेटा, टिश्यूज़ के पास या ऑर्गन्स के पास। अब जैसे ही इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, है ना। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा हम बॉडी से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा बॉडी से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने का काम कौन करता है बेटा, कुछ स्पेशल ब्लड वेसल्स करती है जिनको हम नाम देते हैं वेना केवा। बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, वीन्स होती है, जिनको वेना केवा बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो वेना केवा का मतलब क्या होता है, लार्ज वीन होता है। और इस वेना केवा के अंदर जो ब्लड अभी होगा ना, वो कैसा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा। सो दैट मीन्स उस ब्लड के अंदर PO2 होगा कम एंड PCO2 अब क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। और कितना PO2 होता है बेटा, 40 mmHg, ऑक्सीजन कम हो गया बेटा, है ना। और कितना PCO2 होता है, 45 mmHg, क्लियर है ना। अब ये ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये पल्मोनरी वीन में ये वेना केवा बेटा आगे बढ़ेगा, वेना केवा आगे बढ़ेगा और ये वेना केवा फाइनली कहाँ पहुँच गया, ये हार्ट के राइट साइड में, राइट एट्रिया में पहुँच गया बेटा, दिख रहा है ना। तो ये राइट एट्रिया था बेटा, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल था। तो अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, राइट एट्रिया में पहुँचा। राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको पंप करके किस में डालेगी, वो पल्मोनरी आर्टरी में डाल। ध्यान से देख लीजिए बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में 40-45 था, वेना केवा में भी 40-45 है। क्यों,
बिकॉज जो वेना केवा का ब्लड है बेटा वो बॉडी से कलेक्ट करके हमने किसको दे दिया, राइट एट्रिया को दे दिया, फिर वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और वही ब्लड फिर कहाँ आया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में आया। सो मीन्स ये ब्लड जो हम यहाँ पे देख रहे थे, जिसको हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजनेशन करा रहे हैं, ये ब्लड एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअल में ब्लड पूरी बॉडी या पूरे टिश्यू, बॉडी के टिश्यू से कलेक्ट करके आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीजनेशन होने वाला है बेटा। समझ गए ना। तो ये पूरा साइकिल है जिससे हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आपने सिंपल याद रखा बेटा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो वहाँ से बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आगे बढ़ेगा, लेकिन जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके अभी अगेन बता दूँ तो हमने एटमॉस्फेयर से लिया था एयर में था ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। जैसे एयर एल्विलाई में पहुँचा बेटा तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन एल्विलाई के नीचे से एक ब्लड वेसल निकल रही है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसके पास बेटा ऑक्सीजन कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन आएगा ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्विलाई के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में गया उसको हम एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करने के बाद बेटा वो एटमॉस्फेयर में आएगा और उसके पास ऑक्सीजन होता है 116 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 32। अब जो ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो गया मतलब प्यूरिफाई हो गया, वो ब्लड कलेक्ट करेगा पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन बेटा उस ब्लड को लाएगा हार्ट के लेफ्ट साइड में या लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा ये ब्लड कहाँ आता है बेटा, ये आता है सिस्टमिक आर्टरीज़ में, और सिस्टमिक आर्टरी बेटा टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करती है। टिश्यू से इस ब्लड को हम अगेन कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो ब्लड डिऑक्सीनेटेड होगा। डिऑक्सीनेटेड है तो अगेन कहाँ आएगा बेटा, लंग के पास आएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा या हमारी बॉडी के अंदर एक पर्सन बेटा 250 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करता है बेटा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है ना 250 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करती है बाय सेल पर मिनट, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर बेटा हर एक सेल 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बेटा पर मिनट, ठीक है। तो मतलब यूजेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा, ज़्यादा है, ठीक है ना। पर मिनट हमारी हर एक सेल 250 ml ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है एंड 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं पर मिनट, ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चा। सो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो एनसीईआरटी की डायग्राम को ही हमने बेटर तरीके से समझने का कोशिश किया बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया है। इसको बहुत अच्छे से एक बार खुद भी देखेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसको डिस्कस करूँगा। अब इसी चीज़ को बेटा हम एक सिस्टमिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अगेन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है इनस्पायर्ड एयर बेटा, मतलब जो हम हवा अंदर ले रहे हैं। सो दिस इज इनस्पायर्ड एयर, ठीक है। तो इनस्पायर्ड एयर कहाँ आएगा बेटा, एल्विलाई के अंदर आएगा। और हमें ऑलरेडी पता है बेटा कि एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन कितना है, PO2 कितना है बेटा, वो है 104, ठीक है ना। और PCO2 कितना है बेटा, वो है 40। क्लियर है। अब ये चीज़ हमें पता है बेटा दैट ये ब्लड वेसल जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी बेटा। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल पल्मोनरी आर्टरी है। और हम ऑलरेडी जानते हैं दैट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसके पास बेटा ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mmHg, ऑक्सीजन 40 mmHg है। एंड इसी पल्मोनरी आर्टरी के पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, 45 mmHg, ठीक है, mm ऑफ mercury। क्लियर। ध्यान से देखेंगे, जब ये पल्मोनरी आर्टरी किसके पास पहुंचेगी बेटा, एल्विलाई के पास पहुंचेगी। तो ध्यान से आप देख सकते हैं बेटा कि एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन है 104, सो दैट मीन्स इससे ज़्यादा है। तो क्या होगा बेटा, एल्विलाई से ऑक्सीजन बाहर आएगा।
और किस में ऐड होने लगेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऐड होने लगेगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन शुरू हो गया बच्चा, ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी आर्टरी में 45 है, लेकिन आपके एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा 40। सो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज़्यादा है, एल्वुलाई में कम है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इस ब्लड से बाहर निकलना शुरू होगा बेटा, समझ आया ना। तो क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है ना, और एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे जैसे एक्सचेंज चलता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से कम होता रहेगा एंड ऑक्सीजन बेटा इस ब्लड में इंक्रीज होता रहेगा। और जैसे ही बेटा ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, इस ब्लड का नाम अभी तक क्या था, इस ब्लड का नाम अभी तक था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, इसका नाम था बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जैसे ही बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा, इस ब्लड का नाम चेंज हो जाएगा और अब ये बनेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ दिस ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। तो ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर हो गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा बेटा, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये आएगा अब पल्मोनरी वीन के पास बेटा, ये आ गया पल्मोनरी वीन के पास। तो ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पल्मोनरी वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गया ना। तो ये पूरा पल्मोनरी वीन हो गया बच्चा। सो दिस इज पल्मोनरी वीन, ठीक है। अब पल्मोनरी वीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पल्मोनरी वीन के अंदर भी तो क्या है, एयर ही है। अब इस एयर में अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो इस एयर के पास क्या होगा, इसके पास भी ऑक्सीजन होगा और इसके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अब ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। और कितना था, आपने अभी पढ़ा था, वो था 95 mmHg बेटा, इसके पास क्या था ऑक्सीजन, एंड 40 mmHg इसके पास क्या होगा बेटा, इसके पास 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा। तो देख सकते हैं आप दोनों को कंपेयर करके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 40 था लेकिन अभी 95, सो दैट मीन्स ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 45 था लेकिन यहाँ पे अभी 40 है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, डिक्रीज। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वुलाई एंड द ब्लड वेसल्स बेटा, समझ आया, थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आ गया बेटा हमारी पल्मोनरी वीन के पास, वो पल्मोनरी वीन बेटा आगे बढ़ेगी और ये पल्मोनरी वीन एंटर करती है इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेफ्ट हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो दिस इज लेफ्ट हार्ट। हार्ट के दो हिस्से होते हैं ना, मैंने अलग अलग कर दिए दोनों को, एक है राइट साइड एक है लेफ्ट साइड। तो ये ब्लड बेटा जब हार्ट में एंटर करेगा तो सबसे पहले ये इस पार्ट में आएगा। तो ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। सो ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज लेफ्ट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना। फिर लेफ्ट एट्रिया से नीचे आएगा और नीचे आते समय बेटा ये इस स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है गोल बना हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे बेटा, इसको क्रॉस करेगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, चलो इधर ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्यू, बाइकस्पिड वैल्यू। ये मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में समझाऊंगा। एंड फाइनली बेटा बाइकस्पिड वैल्यू को क्रॉस करने के बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा बेटा, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो ये आ गया अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, समझ आया ना। अब ये पूरा एरिया आप देख रहे हो रेड कलर में बनाया हुआ, सो दैट मीन्स ये पूरा एरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, इस पूरे एरिया के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा ये ब्लड अब किसके पास जाएगा, ये जाएगा अब पल्मोनरी, सॉरी ये अब जाएगा बेटा आयोटा के पास। तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है आयोटा को, और आयोटा किसको देगा ये ब्लड, ये देगा सिस्टमिक आर्टरीज को। तो ये हो गई बेटा सिस्टमिक आर्टरीज, है ना। तो आयोटा के पास हो या सिस्टमिक आर्टरीज के पास हो, जो इनके पास ब्लड है बेटा उसके पास ऑक्सीजन कितना है, उसके पास ऑक्सीजन है 95 mmHg। उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mmHg बेटा।
क्लियर हो गया। अब ये ब्लड आगे बढ़ेगा, सिस्टमिक आर्टरी में आएगा, तो वहाँ पे भी कितना होगा, O2 होगा बेटा 95 mmHg, एंड CO2 कितना होगा बेटा, वो होगा 40 mmHg। क्लियर है। अब जैसे सिस्टमिक आर्टरी टिश्यू के पास पहुंचेगी, नीचे वाला पोर्शन मान लीजिए हमारा टिश्यू है बेटा, ठीक है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि टिश्यू के पास ऑक्सीजन कितना है, टिश्यू के पास ऑक्सीजन कितना है बेटा 20 mmHg, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज होता जा रहा है, ठीक है। और इसी टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो ज़्यादा होगा, बिकॉज टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनता जा रहा है बेटा, वो होगा 58 mmHg। तो ये स्ट्रक्चर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है बेटा टिश्यूज, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है एल्वेोलाई बेटा। समझ गया ना बच्चा। तो अब क्या होगा, अगेन देख लीजिए, ऑक्सीजन को देख लो, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है बेटा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड से निकल के टिश्यू में आएगा। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बेटा, टिश्यू से निकल के ब्लड में आएगा। तो अगेन क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ बेटा। तो ऑक्सीजन आया टिश्यू के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड चला गया बेटा ब्लड के अंदर। सो अगेन एक्सचेंज हुआ बेटा अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस बेटा। तो जैसे एक्सचेंज होता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा, ये बढ़ने लगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड बेटा ऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट किस में होगा, डीऑक्सीजनेटेड में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड कैसा था, यहाँ पे ब्लड था बेटा ऑक्सीजनेटेड, तो ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे अब ब्लड वापस कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड बन गया। ठीक है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में आएगा, ये आएगा वेना केवा में बेटा। ये आएगा वेना केवा में। तो वेना केवा के अंदर ब्लड जो होगा उसमें क्लियरली आपको अभी पता चल गया दैट उसमें ऑक्सीजन होगा कम एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज़्यादा। तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा 40 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बेटा 45 mmHg। ठीक है। तो ये वेना केवा कहाँ आएगा, ये आएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में बेटा। तो ये है राइट हार्ट, राइट हार्ट हो गया। तो ये हो गया बेटा राइट एट्रिया, और ये हो गया बेटा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। और जिस पोर से ये ब्लड निकलेगा, तो ये पोर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस पोर इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्व बेटा। इसको हम ट्राइकस्पिड वैल्व बोलते हैं। सो क्या होगा बच्चा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले आएगा राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में कहाँ से आया, वेना केवा से आया। राइट एट्रिया से ब्लड निकलेगा बेटा और कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगी और ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचेगा। फिर आगे का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया आगे क्या होगा। क्लियर हो गया ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी बेटा एनसीईआरटी में एक और टेबल दिया हुआ है इस एक्सचेंज को समझने के लिए। ऑल्दो अगर आप चाहे तो उस टेबल को खुद ही समझ सकते हैं, बिकॉज मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा क्या दिया होगा इस टेबल में। तो आई थिंक मैंने वो शायद टेबल ऐड नहीं किया है, तो बट चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में उस टेबल को ऐड कर दूंगा। बट एक बार आप उस टेबल को, चलो मैं बना ही देता हूँ उस टेबल को, रुके। तो वो टेबल कुछ ऐसे दिया हुआ था, टेबल कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो ऊपर साइड में लिखा हुआ है
आप इसको बाद में क्रॉस चेक कर लेना, कभी शायद मे बी वैल्यू थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। रेस्पिरेटरी गैस, फिर लिखा हुआ एटमॉस्फेरिक एयर, फिर लिखा एल्वियोलाई, फिर लिखा है ब्लड डीऑक्सीनेटेड, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और फिर लिखा है टिश्यूज। ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर इसके बाद लिखा हुआ है O2 और CO2। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला बेटा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 159 होता है ना, 159 होता है। फिर जब ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचता है तो एल्वियोलाई में ये कितना हो जाता है बेटा, 104। क्यों ऐसा होता है, मैंने आपका रीज़न आपको बताया, रेस्पिरेटरी जोन में थोड़ा बहुत कम होगा। फिर ये ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, इसके पास आएगा पल्मोनरी आर्टरी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड लिखा ना, ये पल्मोनरी आर्टरी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और हमें पता है बेटा पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसके पास बेटा उस समय ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है 40 mmHg होता है। तो अब क्या होगा बच्चा कि हमारे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, हमारे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकलेगा और किस में जाएगा, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और जैसे ही बेटा ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, और जैसे ऑक्सीजनेटेड बनेगा तो ये पल्मोनरी वीन में आएगा, और पल्मोनरी वीन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 mmHg बेटा। ये वही चीज़ है बट थोड़ा टेबल सीक्वेंस में, ये हो गया 95 mmHg। अब ये 95 वाला ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, ये टिश्यूज़ में जाएगा। और मैंने आपको बताया था बेटा कि टिश्यूज़ के पास उस टाइम पे ऑक्सीजन होता है 20, है ना, लेकिन जब ये टिश्यू के पास पहुँचेगा सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा बेटा। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये पहला ग्राफ जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन में। ठीक है ना, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, रेस्पिरेटरी गैस टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन टू टिश्यूज बेटा। अब अगर हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अब टिश्यू से जो आपने ऑक्सीजन टिश्यू से जो आपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट किया, ठीक है ना, उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अभी राइज हो गया बेटा, वो हो गया 45 mmHg। ठीक है, फिर जब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा ऑक्सीनेटेड ब्लड के पास पहुंचेगा तो उस टाइम पे ऑक्सीनेटेड ब्लड में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, उसके पास है 40 mmHg। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के पास तो 45 ही होगा, बिकॉज यही 45 है वो बेटा, है ना, ऑक्सीनेटेड के पास 40 है, लेकिन जब ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 45 mmHg। अब जब ये एल्वियोलाई में पहुंचेगा तो एल्वियोलाई के पास उस समय कितना है बेटा, 40 है, एटमॉस्फेयर के पास कितना है बेटा, 0.3 है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर बेटा, लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। तो ये टेबल बनाया हुआ और कुछ नहीं है। तो इस टेबल को एक बार देखें तो ये वाला कॉलम है बेटा फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, और ये वाला टेबल है बेटा फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर बेटा। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा। अगर आप इसको ऐसे भी याद रखना चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चा। ठीक है ना, तो 159 एटमॉस्फेयर का, ठीक है, फिर जाएगा 104 mmHg बेटा, ये जाएगा लंग्स में, तो लंग से बेटा निकल के हो जाएगा 95 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा ये सेल्स में, सेल के पास बेटा O2 है 40, CO2 है 45,
तो मतलब यूज़ हो गया ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, है ना। तो जो सेल से ब्लड निकलेगा बेटा, तो हम ऐसे बना दें, सेल से जो ब्लड निकलेगा तो उसके पास होगा बेटा 45 mmHg, तो ये होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये आएगा एल्वियोलाई में बेटा, तो एल्वियोलाई में होगा 40 mmHg। ये आएगा बेटा लंग्स के अंदर, या एल्वियोलाई आप बोल सकते हो, ठीक है। और फिर निकल के बेटा कहाँ आया, एक्सपायरेशन में आया। तो एक्सपायरेशन में कितना होगा बेटा 32 mmHg बेटा, तो ये एक्सपायर हो गया। यहाँ पे हमने इनएक्सपायर किया था, ठीक है। और फाइनली एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा तो वहाँ पे कितना 0.3 एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा सीक्वेंस अगेन कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बेटा मूव करता है इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स और फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर बेटा, ठीक है। सो चलिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बेटा। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।